नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर अजमेर से है, जहां रामगंज थाना के पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट की किचन में आग लग गई, जिसकी सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी फौरन मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि किचन से बाहर लगी चिमनी में अचानक से आग लग गई, जिससे धीरे धीरे आग अंदर की तरफ बढ़ने लगी। वहीं इस हादसे से करीब 2 से 3 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। जी सर, बताइए किस तरह का। ये पंजाबी तड़का ढाबा है रामगंज बाजार में। उसकी किचन में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आ गई है और बिल्कुल शांति व्यवस्था है, आग पर काबू पा लिया है। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पंजाबी तड़का ढाबा। सर, क्या कोई कारण सामने आएगा? कारण अभी पता करेंगे, अभी जांच। सर, किचन में लगी है? किचन में सर, कोई जनहानि वगैरह भी नहीं, जनहानि नहीं हुई। बाकी जो नुकसान है जो अभी उसका पता दमकल करें। विभाग और थाना पुलिस बिल्कुल मौके पर है। खेतड़ी में बबाई थाना क्षेत्र के मंडाना के पास देर रात एक अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे जा रही राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर की मौके पर मौत हो गई। मृतक के शव को खेतड़ी के राजकीय अस्पताल ले जाया गया है, जहां पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। फोन सूचना मिली कि वहाँ कालोटा बबाई रोड है, वहाँ पर कोई अज्ञात आदमी पड़ा है। मौके पे जाके देखा तो उसके परिजन वगैरह भी वहाँ उपस्थित थे। उनसे बातचीत पूछी तो उन्होंने बताया कि 18 तारीख को शाम को किसी काम से बबाई गया था और अभी ये लाश को देख के वह पहचान के उन्होंने अपना भाई के बारे में स्वीकार किया है। और उनको पूछताछ से पता चला कि भाई देखने से मौके से वहाँ पर कोई गाड़ी के छोटी के इंडिकेटर वगैरह भी टूटे हुए पड़े हैं। तो उससे पता चल रहा है कि वो एक्सीडेंट हुआ और उसके चोटें भी शरीर पर ऐसी एक्सीडेंट जैसी आई हुई है। तो घटना की रिपोर्ट प्राप्त की है, जैसे इसका पंचायतनामा कर रहे हैं और थाने पे वापसी पे जाके इसका प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करेंगे, अज्ञात वाहन का तलाश करेंगे। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां खनन व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन खनन व्यवसायी पर हमले के मामले में मेडिकल रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा करने और मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर दिया गया। दरअसल 21 जुलाई को खतेपुरा से झुंझुनू आ रही खनन व्यवसायी जयप्रकाश पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने हरियाणा और राजस्थान के कई युवकों को पकड़ा था। रिपोर्ट में आरोप है कि आरोपियों ने केस को गंभीर बनाने के लिए अस्पताल के डॉक्टरों के साथ मिलकर मेडिकल रिपोर्ट को ज्यादा गंभीर दिखाया, जिसके चलते परिवादी को जेल जाना पड़ा। वहीं अब आरोपी पक्ष ने इस मामले में जांच अधिकारी को बदलकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। जो है हमारा पहले रॉयल्टी का ठेका चल रहा है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और अजय बिश्नोई, अमित बिश्नोई, राजीव बिश्नोई के खिलाफ जयप्रकाश गावड़िया और उसके भाई ने षड्यंत्र रच के कम से कम 5 मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं, जिसमें 3 झूठे पाए गए थे पहले, जो मुकदमे खारिज कर दिए गए थे। अब जो 2 मुकदमे दर्ज करवाए हैं वे भी झूठे ही है। जो मुकदमा 20/7/2023 को चोटों के कारण जो दर्ज करवाया था, उसके अंदर जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है वो डॉक्टरों के साथ षड्यंत्र रच के पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर और हमारे खिलाफ झूठी कार्रवाई करवाई है। जो मेडिकल सर्टिफिकेट झूठा बनवाया था उसके खिलाफ हमने एक एप्लीकेशन दी थी। उस एप्लीकेशन के एवज में एक मुकदमा दर्ज हुआ है थाना कोतवाली के अंदर। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पुराने मुकदमे हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो, और जो ये झूठा मेडिकल बनवा के हमारे ऊपर केस बनवाए हैं उसके अंदर हमारी निष्पक्ष जांच की जाए, और जो ये नया मुकदमा जो हमने दर्ज करवाया है उसके अंदर दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। खबर भरतपुर से है, जहां महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है, जिसके विरोध में छात्र संघ अध्यक्ष शुभम शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। छात्र संघ अध्यक्ष शुभम शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा फीस में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी की गई है। यूनिवर्सिटी ने परीक्षा शुल्क के नाम पर छात्रों से लूट मचा रखी है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष परीक्षा शुल्क में मनमानी बढ़ोतरी कर रही है। अगर यूनिवर्सिटी ने मनमानी फीस को कम नहीं किया तो छात्र छात्राओं द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। की ओर से जो भी परीक्षा में बढ़ोतरी की गई है उसके खिलाफ में आज राजकीय महाविद्यालय रूपबास में प्राचार्य यादव सिंह को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में बताया कि जो भी फीस बढ़ाई गई है उसके विरोध में सभी छात्र छात्राओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि अगर जल्द से जल्द फीस को पहले के बराबर नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जैसे कि बताएं आपको
पहले फीस बढ़ी जाती थी, उससे दूनी तिगनी तो नहीं चौगुनी फीस बढ़ा दी गई है और यह कुलपति द्वारा मनमानी चल रही है अपनी। इसी विषय में अगर जल्द से जल्द फीस को वापस नहीं किया गया जो ज़्यादा ली है तो समस्त छात्र छात्राओं द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस। अलवर के जिंदोली घाट सुरंग के पास सीमेंट से भरी बाइक, ट्रॉली और बोलेरो कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई और 3 वाहन गहरी खाई में जा गिरे। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। 11 बजे के आसपास जिंदोली घाटी के पास एक बोलेरो और एक ट्रेलर जो सीमेंट के कट्टों से भरा हुआ, इसका एक्सीडेंट हुआ और बोलेरो खाई के नीचे गिर गई और ट्रेलर उसके ऊपर पलट गया, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 इंजर्ड हुए। मृतक है सर बाबूलाल है, इस प्राइवेट गाड़ी का जो लगा रखी थी बिजली विभाग में, उसका ड्राइवर था जो डडीकर का निवासी था। सुरेंद्र जी हैं जो एन काली मोरी में है, जो यहाँ कोतवाली यहाँ अलवर के रहने वाले। नटवर शर्मा ये टेक्नीशियन है और रविंदर जी ये भी टेक्नीशियन है बिजली विभाग में। इन 4 की डेथ हो गई है और राजेश जी जैन और ये मगन चंद टेक्नीशियन ये घायल हो गए। खबर धौलपुर से है, जहां एनडीपीएस एक्ट मामले में जिला सेशन और सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक ने बताया कि 2019 को कोतवाली थाने की पुलिस ने हाईवे पर एक ट्रक पकड़ा था, जिसकी तलाशी में 2-2 किलो के 91 पैकेटों में 182 किलो गांजा पकड़ा गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और इसी मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय धौलपुर द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड। प्रकरण कुछ इस प्रकार से कि 23/8/2019 को एसएचओ कोतवाली रमेश तंवर जी को सूचना मिली कि एक ट्रक ग्वालियर की तरफ से आगरा की तरफ जा रहा है, जिसमें गांजे होने की सूचना है। इस सूचना पर एसएचओ सागरपाड़ा पहुंचे। सागरपाड़ा पहुंचने के बाद तत्काल उस समय ट्रक नंबर RJ HR 74 4435 ट्रक आता हुआ देखा, संदिग्ध अवस्थाओं से रोकने पर उसकी तलाशी ली गई। तो तलाशी जब ली गई तो उसमें करीब 182 किलोग्राम गांजा, जिसमें 51 पैकेट थे, कुल 2-2 किलो के प्रत्येक पैकेट थे, गांजा होना पाया गया। इस प्रकरण में मुलजमान को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने के बाद में न्यायालय में चालान पेश हुआ, दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई और मुलजिम इसमें चतर सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति गुजर निवासी नदवई जिला भरतपुर, दूसरा मुलजिम ओम प्रकाश उर्फ ओमी पुत्र कैलाश चंद जाति यादव निवासी मालाखेड़ा। छिड़वा के पास बदनगढ़ गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ वरिष्ठ अध्यापक नथुराम ने 4 साल पहले जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्वेटर वितरण की मुहिम शुरू की थी। अब हर साल जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क स्वेटर उपलब्ध करवाए जाते हैं। वरिष्ठ अध्यापक नथुराम ने बताया कि इस साल भी शिक्षकों के सहयोग से 30 विद्यार्थियों को स्वेटर बांटे गए हैं। स्वेटर वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य मधु शर्मा ने की। आज स्थानीय विद्यालय में जो स्वेटर वितरण कार्यक्रम हुआ, वो पिछले 4 साल से इस मुहिम को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदनगढ़ में हमने शुरू किया हुआ है। समय समय पर स्टाफ साथियों का सहयोग इसमें मिलता रहा है। इस वर्ष मैं वरिष्ठ अध्यापक नथुराम और मेरे प्रधानाचार्य श्रीमती मधु जी शर्मा और शारीरिक शिक्षिका मंजू जी के सहयोग से आज 30 बच्चों को स्वेटर वितरित की गई। सर्दी से राहत प्रदान करने के लिए हर वर्ष हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। खबर कानोता से है, जहां गोवर्धन गिरिराज जी महाराज दौरे पर गए हुए सीएम भजनलाल शर्मा का जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सैकड़ों कार्यकर्ता प्रेमनगर, कानोता, दयारामपुरा, खोखावाला पर स्वागत करते नजर आए। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर, जिला मंत्री एडवोकेट हरिमोहन शर्मा, पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उधर अजमेर के नसीराबाद में 20,000 की रिश्वत राशि लेने वाले भ्रष्ट पटवारी रवि कुमार को टाडा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे 2 जनवरी 2024 तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। बता दें, पटवारी रवि कुमार ने कृषि भूमि के विरासत के म्यूटेशन खोलने की एवज में 20,000 की रिश्वत राशि मांगी थी। एसीबी ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए पटवारी को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए सहायक निदेशक अभियोजन सत्यनारायण चितारा ने बताया कि कृषि भूमि का विरासत का नामकरण खुलवाने की एवज में पटवारी रवि कुमार ने पहले तो 40,000 की डिमांड की और इसके बाद 20,000 में नामकरण खोलना तय हुआ था।
इस प्रकरण के अंदर परिवादी है भूपेंद्र सिंह, उसके चाचा हैं हनुमान सिंह, उनकी माताजी का निधन हो गया था। माताजी की मृत्यु हो गई थी 22/12/2021 में। तो उनकी भूमि का, कृषि भूमि का नाम, विरासत का नामांतरण खोलना था पटवारी को, हल्का पटवारी सनोद को। जो उससे उन्होंने बातचीत करी पटवारी रवि कुमार लाखीवाल से, तो उसने विरासत खोलने के एवज में पहले 40,000 रुपये मांगे, फिर 20,000 रुपये में सौदा तय हुआ और दिनांक 18/12/23 को उसको 20,000 रुपये की रिश्वत के साथ में गिरफ्तार किया, जिसको आज टाडा कोर्ट में पेश किया गया मेरे द्वारा, जिसको न्यायिक अभिरक्षा में 2/1/2024 तक भेजा गया है। खबर राजस्थान के जैसलमेर से है, जहां जिले के पोखरण विधानसभा विधायक महेंद्र प्रतापपुरी ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और पीएमओ अनिल गुप्ता से चिकित्सा कर्मियों की संख्या की जानकारी लेते हुए अनुपस्थित कर्मियों को निलंबन के आदेश दिए हैं। साथ ही चिकित्सालय में सफाई के लिए पीएमओ को हिदायत दी गई और 5 साल से बंद पड़े चिकित्सालय को शुरू करवाने के लिए पीएमओ को निर्देश जारी किए गए। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा अब लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। केंद्र सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए संगठन विशेष अभियान चलाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ पहुंचाने के लिए बीजेपी विशेष अभियान चलाने जा रही है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1000 शिल्पकारों को इस योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिल सके। इस अभियान को लेकर आज बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। विश्वकर्मा योजना के संयोजक प्रभुलाल सैनी की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में जिलाध्यक्ष, महामंत्री और ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। कहते हैं बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में रहती है। विधानसभा चुनावों के बाद में बीजेपी अब लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट चुकी है। आज उसे लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। हमारे साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभुलाल सैनी जी मौजूद हैं। सर, आज जो कार्यशाला का आयोजन किया गया, क्या कुछ उसके अंदर बातचीत की गई और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कुछ विशेष चर्चा हुई? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना धरातल पे कैसे पहुँचे है, और ये योजना खासतौर से उन लोगों के लिए है जो एंड टू एंड, अंतिम से अंतिम पंक्ति में बैठे वो लोग जो परंपरागत रूप से बढ़ई का काम करते थे, लोहार का काम करते थे, सुनार का काम करते थे, नाई का काम करते थे, धोबी थे, यानी ऐसे सारे आर्टिजन्स और सारे कारीगर, इन सबको इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की पहल के आधार पे आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज कार्यशाला हुई। और इस कार्यशाला में सभी जिलों से आए हमारे जनप्रतिनिधि और दिल्ली से आए श्रीकांत जी शर्मा और हमारे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी का सानिध्य हमें मिला है। कुल मिला के यदि हम बात करें कि विश्वकर्मा योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की और इसके अंतर्गत 13,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया। और ऐसे छोटे दस्तकार और कारीगर जो पत्थर का काम करते थे, छोटे छोटे काम परंपरागत, यानी कि जैसे हाल बनाते थे, कुली बनाते थे, गांव में रहते थे, सारे काम जो आर्टिजन्स जो करते हैं या कारीगर जो करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसे लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे हम लोग, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उनको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद 3 लाख रुपए 5% ब्याज पे बिना कोलेट्रल, किसी कोई जमानत की आवश्यकता नहीं, उनको लाभान्वित किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजस्थान में लगभग 5 लाख के लगभग लोगों को जोड़ने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है और भारतीय जनता पार्टी की टीम ने, संगठन की तरफ से निर्देश है, अपने ज़िले में, अपने तहसील में प्रत्येक बूथ पे जाकर 5 से ज़्यादा ऐसे कारीगर और ऐसे जो है ना दस्तकार, उनका चयन करें और उनको लाभ दिलाएं। सर, एक चुनौती ये भी है एक हैट्रिक बनाने की, पूरी 25 की 25 की 2 बार तो बीजेपी कर चुकी है, तो इस हैट्रिक बनाने को लेकर भी कोई विशेष बातचीत हुई? देखिए, अभी विकसित भारत यात्रा हम लोग चला रहे हैं और 9.5 साल तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सृजन से लेकर विसर्जन तक योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने का काम हमने किया है और ये हमारी यात्रा है।
ये इस बात का संकेत करती है कि हम लोगों ने कितने लोगों को लाभान्वित किया, लाभार्थियों से मिलेंगे, किनको लाभ नहीं मिला उनके बारे में चिंतन करेंगे और हमारा यही लक्ष्य होगा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनके काम के आधार पे, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पे, लाइन ऑर्डर सिचुएशन के आधार पे, पुराने जितने कानून थे उनको हटाकर नई व्यवस्था करने के चक्कर में, चाहे आप देखेंगे कश्मीर का सवाल हो, इन सारे विषयों को लेकर निश्चित रूप से हम लोग तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, ये विजन हम लोग लेके चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल राजस्थान से जुड़ा हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार की सब जगह चर्चा चल रही है, कब तक हो जाएगा? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है और ना मैं इसके लिए अधिकृत हूँ बोलने के लिए, लेकिन जल्दी हो जाएगा। ये थे हमारे साथ प्रभुलाल सैनी जी। जाहिर सी बात है आज जो कार्यशाला का आयोजन किया गया उसके अंदर विश्वकर्मा योजना को लेकर बातचीत हुई। तमाम जो जितने भी बीजेपी के कर्मचारी, अधिकारी, नेता, सब लोग इस बैठक में शामिल हुए और उनको एक लक्ष्य दिया गया है। जो अंत्योदय की जो बात भाजपा में कही जाती है, अंतिम व्यक्ति तक कैसे इस विश्वकर्मा योजना का लाभ पहुंचे, उसे सुनिश्चित कराया जाना बहुत आवश्यक है। इस बात को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चर्चा हुई और जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जैसा कि हमने बताया बीजेपी जुट चुकी है और अब की बार तीसरी बार हैट्रिक बनाने को लेकर भी बात हुई है। 2 बार 25 की 25 सीटें लोकसभा चुनावों में बीजेपी दे चुकी है और इस बार भी ये दबाव हम कह सकते हैं ये ज़रूर रहेगा। इसको लेकर भी बातचीत की गई है। तमाम विधायकों को, तमाम बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये लक्ष्य दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं सिर्फ हैट्रिक लगाएंगे बल्कि राजस्थान से भी अब की बार हैट्रिक लगाई जाएगी और 25 के 25 हम कह सकते हैं सांसदों को लोकसभा में पहुंचाया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। बढ़ेंगे आगे। चूरू के बेदासर में नजदीकी गांव धनेरू के एक निजी स्कूल के बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर राजकीय टाटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए ले जाया गया। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर मनीराम डूडी ने बताया कि श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव धनेरू के निजी स्कूल के 15 बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। स्कूल सचिव गिरधारी का कहना है कि लंच के बाद बच्चे बाहर खेल रहे थे और इस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने बच्चों को प्रसाद दिया। प्रसाद खाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी तो अस्पताल में पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर डीएसपी प्रहलाद राय और थानाधिकारी ने अस्पताल पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी दी। एक साथ 14 बच्चे आए और उन्होंने बताया कि करीब 2 घंटे पहले उनको कोई एक आदमी ने प्रसाद खिलाया है और वो प्रसाद खाने के लगभग 1 घंटे बाद में उनका सबका जी में चढ़ाने लग गया और सिर दर्द होने लग गया। 1-2 के चक्कर भी आ रहा था। तो उन्होंने बताया कि कोई मखाना या बतासा या पेड़े को प्रसाद में पीले रंग के दिए गए थे। तो हमने अननोन पॉइजनिंग के हिसाब से सस्पेक्ट करके उनका इलाज चालू किया। पुलिस को सूचना कर दी, पुलिस आ भी गई है और बाकी तो अभी तो कोई गंभीर नहीं है बच्चा। 2 बच्चे उनमें चक्कर की और सिर दर्द की शिकायत थी, उनको हमने सुजान रेफर किया क्योंकि हमारे पास बच्चों के डॉक्टर अभी है नहीं। बाकी बच्चों की तबीयत कैसी? बाकी बच्चों की अभी स्टेबल है और हम वाच रख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कोई ऐसा लगेगा तो उनको भी हो सकता है रेफर करें। लगभग 11 बजे एक आदमी ने गेट के पास आके छोटी बच्ची को प्रसाद दे दिया। उसमें पतासे और मखाने थे और 4th क्लास की लड़की थी वो जाके अपनी क्लास में बांट दिए 10-12 बच्चों को और वो बच्चे जिन्होंने पतासे खाए वो बेहोश हो गए। ये मामला था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कटुमर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा खेड़ली मोड़ पर स्वागत किया गया। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के बाद पहली बार अपने गृह जिले भरतपुर पहुंचे। विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खेड़ली मोड़ पर पहुंचे, जहां पर उनका 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान खेड़ली नगर पालिका अध्यक्ष संजय गिरठिया, कटुमर नगर पालिका अध्यक्ष शेर सिंह मीणा समेत अनेक कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। उधर झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में चिड़ावा रोड पर घड्डू चौराहे के पास आज 2 डंपर के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि एक डंपर का केबिन पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त होकर दूसरे डंपर से जा टकराया। हादसे में डंपर चालक और परिचालक केबिन में फंसकर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के साथ जीवन ज्योति रक्षा समिति सदस्य और आमजन मौके पर पहुंचे और घायलों को केबिन से निकालने का प्रयास शुरू किया गया। उधर जेसीबी से केबिन को काटकर घायलों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए सूरजगढ़ के सरकारी अस्पताल में
में भर्ती कराया गया। हादसे को लेकर पुलिस थाने में किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। बहरहाल पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। आज दिनांक को इतला मिली कि गड्ढू चौराहे पर 2 डंपरों का एक्सीडेंट हो गया। इसी इतला पर मैंने सीसरा हेड कांस्टेबल में जाब्ता के मौके पर पहुंचा तो एक डंपर पीछे से आगे वाले डंपर के टक्कर ठोकर मारी। इसमें खलासी और ड्राइवर दोनों उसमें फंसे हुए थे और उसमें जन सहयोग से अपने एम्बुलेंस से गाड़ी जो जीवन ज्योति है इनके अशोक जी हैं, इन्होंने भी सभी सहायता से जेसीबी मंगा करके उसको खींच करके उनको दोनों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और उनको यहाँ हॉस्पिटल CHC सूरजगढ़ में ला करके प्राथमिक इलाज कराया। तो उनको प्राथमिक इलाज के बाद में इनको रेफर किया जा रहा है। कामा विधायक नौक्षम चौधरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर कार्यक्रम में जा रहे थे तो अलवर के खेतड़ी में उनका जोरदार स्वागत हुआ। खजूमर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कामा विधायक नौक्षम चौधरी का शॉल और माला पहनाकर स्वागत किया। इस सम्मान से विधायक नौक्षम चौधरी भारी अभिभूत नजर आए और हमेशा उनके सम्मान में हर समय खड़े रहने का भरोसा भी दिलाया। बांसवाड़ा के सरकारी स्कूल में शिक्षिका से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने आरोपी दबंग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए हैं और इस दौरान एडिशनल एसपी कान सिंह भाटी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग ने भी अपने आला अधिकारियों को घटनास्थल के मौके पर वारदात रिपोर्ट बनाने का सुपुर्द किया है। बांसवाड़ा आकाशवाणी ठीकरिया की रहने वाली सुश्री कल्पना यादव है। वो अध्यापिका है, उसकी पोस्टिंग विजयवाड़ा में है। वो कल दिन में अपने स्कूल में बैठ के बीच चौक में बैठी काम कर रही थी। एक व्यक्ति आया और आकर के कहा कि तुमने स्कूल झंडा क्यों नहीं फहराया, ये फहराया। तो उसने कहा तुम शराब पी हुई और क्यों बढ़ाया, चला जाओ। तो वो जानने लगा। फिर एक और पड़ोसी किसी महिला को लाई, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं माना। उसने उस महिला के साथ गाली गलौज मारपीट की है और उस व्यक्ति का नाम उसने और कोई लोगों से हुआ, उस गांव का नारजी है, उसका कोई जवाई है तेजपाल महिड़ा होना बताया है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। नियमानुसार मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुलजिमान का प्रकरण दर्ज हुआ है तो अभी मौका देकर पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। सीएम भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जयपुर से भरतपुर होते हुए गोवर्धन में श्रीनाथ जी महाराज के लिए पहुंचे। भरतपुर की अंतिम सीमा पर कमालपुर गांव में भजनलाल शर्मा की गाड़ी रुकी, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समर्थन में नारे लगाए। लोगों ने सीएम भजनलाल शर्मा का ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत भी किया। उधर टोंक जिले में जल जीवन मिशन को लेकर भाजपा नेता विजय सिंह बैंसला ने टोंक सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की है और आज देवली उपखंड क्षेत्र का दौरा भी किया। इस दौरान जल जीवन मिशन के कार्यों का जायजा लिया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी कई बार अधिकारी उनकी समस्या नहीं सुन रही हैं, जिसके फलस्वरूप फ्लोराइड युक्त जल पानी पीने को मजबूर है। हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने बीजेपी नेता विजय सिंह बैंसला से खास बातचीत की। भाजपा नेता विजय सिंह बैंसला आज टोंक जिले के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने आधा दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया है, वहीं दौरा कर लोगों की समस्याओं के बारे में जाना है। इस वक्त विजय सिंह बैंसला जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे इस वक्त। विजय जी, आज आपने टोंक जिले के दौरे पर रहे, देवली में कितने गाँवों का दौरा किया है, क्या मैसेज दिया है? चल रहा है, रात तक चलेगा, अंधेरे तक चलेगा काम ये। काफ़ी जगह पानी चालू हो गया, 1.5 साल से चल रहा है। कुछ गांव में पानी है ही नहीं, कुछ गांव में वॉल्व लगे हुए हैं, उनको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। ये इसको मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है। और दिक्कत इस बात की नहीं है कि पानी नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि फ्लोराइड वाले हार्ड वाटर पीने से लोग जहर पी रहे हैं और आदमी के पूरे बदन में 70% पानी होता है। अगर हम वही पानी 70% अगर हम ये माने कि जहर है, तो फिर हम किस चीज़ के लिए जी रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं? तो ये इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पानी जल्दी से जल्दी चले, सबको पहुँचे। कल मेरी मीटिंग हुई थी बीसलपुर के एसी साहब इन सबसे सबसे और डिसाइड ये हुआ कि मार्च 2024 तक हम सबको पानी दे देंगे। उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, पूरी टीम है मेरे साथ। आज भी है, कल भी रहेंगे, गांव-गांव जाएंगे, कहाँ पर क्या पोजीशन है, ग्राउंड पे पता तो चले कि कागज़ में जो पानी है वो घरों में पानी है कि नहीं।
ये ज़रूरी है, और कहीं पर अगर कमी है तो उस कमी को भी पूरा किया जाएगा। देखिए, आपने गाँव में 2025 तक 24 तक का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जी। उस लक्ष्य को लेकर कल मीटिंग भी ली हुई है। किस तरीके का इंस्ट्रक्शन आज आपने अधिकारियों को दिया है और क्या क्या कमियां पाई है जिसको लेकर आप इनको जल्दी ठीक करना चाहेंगे? देखो, एक बात हम लोगों को एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो प्रशासनिक अधिकारी जो इस पे काम कर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। हमको उनके पीछे पीछे थोड़ी दौड़ना है कि तुम ये नहीं करा, ये नहीं। हमको फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी है। हमको मार्च 2024 तक पानी लाना है। इसके लिए हम सब एक साथ मिल करके टीम वर्क के साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम तेरे को डांटते फिरेंगे, हम ऐसा नहीं, ये गलत बात। वी हैव टू गेट द वाटर टू द पीपल, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ये बात नहीं है कि किसने नहीं, अच्छा कोई गलत कर रहा है तो फिर उसका तो खामियाजा वो भुगतेगा, लेकिन हम सब मिल करके करेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सर, बात करें जो समय अवधि थी उसके अनुरूप काम नहीं हुआ है, तो इसको लेकर ये सितंबर 2023 में हो जाना चाहिए था। अब ये पिछली जो कांग्रेस की सरकार रही है उससे पूछो, लेकिन अब तो रही नहीं तो उससे क्या पूछना। अब तो बात ये कि करना है, ठीक है। अब इनकी गलती थोड़ी थी कि इन्होंने गलत सरकार चुन ली, लेकिन अब सुशासन की सरकार है, हम करेंगे इसको, ये कर देंगे। बिल्कुल, ये भाजपा की सरकार है जो सब कुछ लोगों का दर्द समझेंगी। कजोड़ गुजर, नवतेज टीवी, देवली टोंक। खबर धौलपुर से है, जहां निहालगंज थाना क्षेत्र के ग्रांडल मोहल्ले में चोर ने मकान का ताला तोड़कर 1 लाख की नकदी और 5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित महिला ने बताया है कि हाल ही में उन्होंने धौलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद वह घर का ताला लगाकर अपने ससुराल गई हुई थी, तभी लोगों से उन्हें घर में चोरी की सूचना मिली। पीड़िता ने बताया कि चोर घर के मंदिर से चांदी के गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति के साथ मां सरस्वती की मूर्तियां भी चुरा ले गए। चोरी की सूचना मिलने पर निहालगंज पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी है। मैं श्वेता यादव, MLA प्रत्याशी धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से। मैं अपने चुनाव के बाद अपने ससुराल चली गई थी और मेरा जो कीमती सामान था, जेवर, पैसे, कुछ पैसे थे और जेवर थे 5-6 लाख के समथिंग, वो मैं अपने यहीं मायके में रख गई थी। मेरे घर वाले भी कुछ दिनों के लिए जयपुर चले गए थे। मैंने सोचा मेरी आज मीटिंग थी तो मैं जब मीटिंग में आऊँगी तो अपना सारा सामान जो कीमती है वो मैं ले जाऊँगी, पर पता नहीं कि लोगों ने सुराग लगा लिया या कहीं से उनको भनक लग गई कि मैं आने वाली हूँ, अपना सामान ले जाऊंगी। उससे पहले ही लोगों ने मेरे घर पे चोरी कर लिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और मेरा सारा कीमती सामान यहाँ से गायब है। कैमरा, फ़ोन जो हमारे यहाँ रखे थे वो भी गायब है और हमारे जो मंदिर की मूर्तियाँ थी चांदी की वो भी सब गायब है। और जो मेरा पुश्तैनी गहना था जो मेरे ससुराल से मुझे मिला था वो भी सारा गायब है। और कुछ मेरे जो ओरिजिनल यहाँ डॉक्यूमेंट भी रखे थे, उन डॉक्यूमेंट में से जैसे कुछ रजिस्ट्रियाँ हुई थी वो भी सारी ले गई हैं। दिन दहाड़े धौलपुर में चोरियाँ होने लगी हैं। मैंने इस संबंध में निहालगंज थाने में फ़ोन करके पुलिस को सूचना दे दी है और मैं अभी FIR भी दर्ज कराने वाली हूँ। मैं प्रशासन से बस यही मांग चाहती हूँ कि जो दिन दहाड़े चोरियों का जो प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं उन पे लगाम लगे, नहीं तो लोग वाग असुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। मैं आज एक अधिवक्ता हूँ और आज मुझे भी ये फील हो रहा है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के घर भी जब चोर ये सोच समझ के और उनके घर पे भी अगर चोरियाँ करने लगे तो आम जनता का तो कोई समस्या का समाधान ही नहीं है। तो इसलिए मैं प्रशासन से गुजारिश और अपील करना चाहूँगी कि ऐसे चोरों को जल्द से जल्द पकड़ के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। खबर राजस्थान के धौलपुर से है। उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक ने धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और इस दौरान यात्री सुविधाओं, सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म और नवनिर्मित पैदल पुल और प्रवेश द्वार का निरीक्षण किया है। साथ ही गुड शेड और नवनिर्मित स्टेशन बिल्डिंग की बारीकी से जांच की। बताया चले आगरा मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 14 स्टेशनों का विकास किया जाना है, जिसमें धौलपुर जंक्शन स्टेशन को भी सम्मिलित किया गया है। अनूपगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा घड़साना ब्लॉक की कई ग्राम पंचायतों में पहुंच रही है, जहां शिविर आयोजित किए गए। जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल ने ग्राम पंचायत 6 SKM ने लगे शिविर का निरीक्षण कर आमजन को योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभार्थियों से संवाद किया और अधिकारियों कर्मचारियों को योजनाओं में आधिकारिक रजिस्ट्रेशन पर आमजन को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। शिविर के दौरान उज्ज्वला, आयुष्मान भारत सहित अन्य योजनाओं से वंचित आमजन का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें मौके पर ही लाभान्वित किया गया। जिला नोडल अधिकारी सुश्री प्रियंका लतलानिया ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत अनूपगढ़, रायसिंह नगर के गुंगावाला और कीकरवाली आदि ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन होगा।
उधर रोटरी क्लब मेड़ता मीरा ने जरूरतमंद लोगों को सर्दी के बचाव के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित कर कंबल वितरित किया है। क्लब के अधिकारी ममता मोदी ने बताया कि क्लब का सीरियल प्रोजेक्ट हेल्पिंग हैंड के तहत हर साल ठिठुरती सर्दी में कच्ची बस्ती में जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए जाते हैं और इसी कड़ी में इस साल भी नवल सागर के पास कच्ची बस्ती में क्लब ने कंबल वितरित किए हैं। रोटरी क्लब मेड़ता मीरा के सीरियल प्रोजेक्ट हेल्पिंग हैंड के तहत प्रोजेक्ट मुस्कान में हर साल गरीब बस्ती में जाकर रोटरी क्लब द्वारा कंबल वितरित किए जाते हैं और जरूरतमंद को समय समय पर उनकी जरूरत के हिसाब से उनके लिए प्रोडक्ट मुहैया करवाए जाते हैं। और उसी प्रोजेक्ट के तहत इस वर्ष भी हमने ठिठुरती सर्दी में रोटरी क्लब की सभी महिलाओं ने नवल सागर के पास स्थित कच्ची बस्ती में कंबल वितरित किए, जिसे पाकर सभी महिलाएं बहुत खुश है और ऐसे ही प्रोजेक्ट हम समय समय पर हमेशा करते रहेंगे। गुजरात के बड़नगर से शुरू हुई अयोध्या अखंड राम ज्योति पदयात्रा 23 दिन बाद आज जयपुर पहुंची, जहां पर हिंदू समाज के लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। बता दें, अयोध्या अखंड राम ज्योति पदयात्रा 41 दिन में 1240 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या अखंड राम ज्योति यात्रा का जयपुर में जगह जगह भगवान श्री राम के जयकारों के साथ स्वागत किया गया। यात्रा में आए राम भक्तों ने नवतेज टीवी से खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। 22 जनवरी को श्री राम लला अपनी जगह विराजमान होंगे। ये आप अयोध्या के मंदिर का स्वरूप आप देख सकते हैं, जहां भगवान श्री राम विराजमान होंगे। अखंड ज्योत जो कि गुजरात से चली है, जो अयोध्या तक जाएगी, उसकी पदयात्रा ये है। यहाँ पर ये तमाम लोग गुजरात से इस अखंड ज्योत को लेकर अयोध्या जा रहे हैं पैदल मार्ग से। इनसे बात करेंगे। सर, कहाँ से आप लोग चले हैं? वडनगर गुजरात से, मोदी जी के गांव से। अखंड ज्योत को आप अयोध्या लेकर जा रहे हैं पैदल मार्ग से, कहाँ से आप अभी निकले हैं? ये अखंड ज्योत हम वडनगर हाटकेश्वर महादेव मंदिर से लेके चले हैं और वहाँ से 10 लोग पैदल अयोध्या तक जाने वाले हैं। आज हम जयपुर पहुँचे हैं और जयपुर वासियों ने बहुत ही अच्छे से ज्योत का और रथ का स्वागत भी किया है और आज हमारे साथ सब जुड़े हैं। मैं जयपुर वासियों का भी धन्यवाद करता हूं और पूरे देश में सभी हिंदुओं से एक विनती करना चाहता हूं। 22 जनवरी को जब हमारे रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तब पूरे देश में सभी हिंदू उस दिन सबके घर पे दिया जला के एक नया दिवाली जैसा माहौल बनाए। हर घर दीप जले, हर घर दिवाली हो। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर बनने में राजस्थान का काफ़ी कुछ योगदान रहा है, भले ही यहाँ के गए हुए पत्थर हो या फिर जोधपुर के संदीपनी आश्रम से गया हुआ 600 किलो गाय का घी हो। जी भाई साहब, राजस्थान की भूमि धर्म में सबसे आगे रही और समग्र देश से लेके दुनिया में भी कई मंदिर ऐसे हैं जो राजस्थान के पवित्र पत्थरों से बने हैं। तो राजस्थान की भूमि को आज हम राजस्थान में जयपुर में हैं तो उसको मैं नमन करता हूं और जय श्री राम कहता हूं पूरे राजस्थान वासियों को। पवन चौधरी, जय जय। तो ये लोग वडनगर गुजरात, जहां से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं, उस गांव से ये अयोध्या तक राम मंदिर के इस भव्य स्वरूप को और अखंड ज्योत को लेकर पैदल मार्ग से अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि इस पदयात्रा में शामिल कुल 10 लोग यहाँ से पैदल मार्ग से अयोध्या के लिए जाएंगे और जाहिर सी बात है, इन्होंने राजस्थान का जो योगदान है भव्य श्री राम मंदिर बनने में, भले ही यहाँ से गए हुए वो पत्थर हो या फिर जोधपुर के संदीपनी आश्रम से गया हुआ गाय का 600 किलो घी है, उसकी भी इन्होंने तारीफ़ करी है। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने भवन में विराजेंगे, उस दिन तमाम देशवासी अपने अपने घर में भी एक एक दीप जरूर जलाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। संसद हमले की 22वीं बरसी के दिन संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्षी पार्टियां सदन में सरकार पर हमलावर है। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन यानी कि 18 दिसंबर को कुल 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित सांसदों में लोकसभा के कुल 33 सांसद और राज्यसभा से 45 सांसद शामिल हैं। सरकार और विपक्षी दलों के बीच मौजूदा टकराव 13 दिसंबर की घटना को लेकर है।
संसद में जिस तरह 2 युवकों ने घुसकर हंगामा किया, उसको लेकर विपक्षी दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रही है। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री शाह का कहना है कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की है, इसलिए अध्यक्ष ही बयान देंगे। जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कहना है कि हादसे के लिए जांच कमेटी का गठन किया गया है, जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही जवाब दिया जाएगा। विपक्षी फिर भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और शीतकालीन सत्र को चलाने नहीं दिया जा रहा। सत्तारूढ़ दल और विपक्षी के अपने अपने तर्क है, लेकिन इसका खामियाजा देश की जनता को उठाना पड़ रहा है। जनता सांसदों को चुनकर इसलिए भेजती है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सांसद बनने के बाद संसद में राजनीति होती है। हर सांसद अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा के अनुसार संसद में आचरण करता है। संसद में हंगामे के कारण कई बार महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस भी नहीं हो पाती। विपक्ष का उद्देश्य सरकार की छवि खराब करना होता है, तो सरकार का प्रयास होता है कि जो विधेयक रखे गए हैं वे हंगामे में भी स्वीकृत हो जाए। शीतकालीन सत्र से पहले मॉनसून सत्र का भी ऐसा ही हाल हुआ था। निलंबित सांसदों में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, डीएमके के टीआर बालू, दयानिधि मारन समेत लोकसभा के कुल 33 सांसद हैं। राज्यसभा के जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, केशी वेणुगोपाल, इमरान प्रताप गढ़ी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मोहम्मद नदीमुल समेत 45 सांसद शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा, सबसे पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया, अब मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। निरंकुश मोदी सरकार 47 सांसदों को निलंबित करके सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक रही है। वे बोले, विपक्षी रहित संसद के साथ मोदी सरकार अब किसी भी असहमति को कुचल सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के पास सदन चलाने के नैतिक अधिकार नहीं है। वो बोली, अगर वो बीजेपी सभी सांसदों को निलंबित कर देंगे तो सांसद अपनी आवाज कैसे उठाएंगे। वो 3 महत्वपूर्ण विधेयक पास कर रही हैं। लोकतंत्र में एक व्यवस्था होती है, लोगों की आवाज को दबा दिया गया है। विपक्ष को पूरी तरह निलंबित करने के बाद उन्हें सदन चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, देश साफ साफ देख रहा है कि संसद के अंदर आज कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा। यह विरोधियों को रौंदने की प्रक्रिया है। अमित शाह जी को उनकी विफलताओं को बचाने के लिए विपक्ष पर, जनप्रतिनिधियों पर, जनता के मूल अधिकारों पर बुलडोजर चला रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इस घटना को लेकर राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा, उच्च स्तरीय जांच के लिए समिति बनाई गई है और जांच जारी है। पहले जब भी इस तरह की घटनाएं हुई तो लोकसभा अध्यक्ष के जरिए ही उनकी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी। जहां एक तरफ सदन से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक का दौर भी जारी है। बैठक में लोकसभा चुनाव में सीटों की तालमेल पर चर्चा होगी, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के सामने विपक्ष का सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा हो और बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जा सके। बहरहाल देखना यह है कि विपक्षी पार्टियों की आगे की रणनीति क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। डायमंड बोर्स ये एक ऐसा नाम है जिसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना नाम कमाया है और आप सभी ने आए दिन इस नाम को मीडिया की सुर्खियों में तो पढ़ा ही होगा या फिर सुना ही होगा। हाल ही में डायमंड बोर्स की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। बोर्स की यह नई बिल्डिंग दुनिया भर में चर्चाओं का विषय बन चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है डायमंड बोर्स और क्यों है हर जगह बस इसी के चर्चे। सूरत डायमंड बोर्स एक प्लान डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस सेंटर है, जिसकी स्थापना डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस को मुंबई से सूरत शिफ्ट करने के लिए की गई है। मौजूदा समय में सूरत डायमंड पॉलिशिंग और कटिंग का हब है। अभी सूरत में डायमंड ट्रेडिंग महिदरपरा हीरा बाजार और वराछा हीरा बाजार में होती है, जहां व्यापारी बिना किसी सुरक्षा के सड़क पर खुले में लेन देन करते हैं। इस कारण से एक बड़ी संख्या में डायमंड ट्रेडिंग मुंबई के
BKC यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होती है, जहां इंटरनेशनल बायर्स के साथ कई आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने सूरत डायमंड बोर्ड्स की बिल्डिंग के निर्माण की प्रगति को धीमा कर दिया था, लेकिन प्रतिबंध हटाने के बाद गति को बढ़ा दिया गया। कॉम्प्लेक्स की समग्र संरचना मई 2022 में पूरी हो गई थी और समग्र निर्माण 26 जुलाई साल 2023 को समाप्त हो गया था। इसे आधारिक तौर पर नवंबर साल 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत घोषित किया गया, लेकिन कुछ आंतरिक कार्य लंबित होने के कारण इसमें देरी हुई और 17 दिसंबर साल 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस है, जहां 4200 से ज्यादा डायमंड ट्रेडिंग ऑफिसेज होंगे। सूरत डायमंड बोर्ड्स को 67 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बनाया गया है। एरिया के हिसाब से ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग यूएस के पेंटागन से भी बड़ा है। एसडीबी में 4200 से ज्यादा ऑफिस मौजूद हैं, जिन्हें 300 स्क्वायर फीट से लेकर 1,15,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया गया है। इस बोर्ड्स में 9 टावर हैं, जिसमें हर एक टावर में 15 फ्लोर्स को बनाया गया है। अब तक देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई को डायमंड ट्रेडिंग का हब माना जाता था, लेकिन एसडीबी की ओपनिंग के बाद ज्वेलरी और सूरत भी एक बड़े हब के रूप में उभरेगा। इसे लेकर पीएम मोदी ने भी एक्स हैंडल पर ट्वीट किया। पीएम ने लिखा, सूरत डायमंड बोर्ड्स सूरत के हीरा उद्योग की गतिशीलता और विकास को प्रदर्शित करता है। ये भारत की उद्यमशीलता की भावना का प्रमाण है। ये व्यापार, इनोवेशन और सहयोग के केंद्र के रूप में काम करेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और रोजगार का अवसर पैदा करेगा। इस डायमंड बोर्ड्स में हीरा व्यापारियों की सभी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। यहाँ इंफ्रा को डायमंड कारोबारी की सुविधाओं के ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसी के साथ डायमंड की पॉलिश, डायमंड मैन्युफैक्चरिंग मशीन, सॉफ्टवेयर, डायमंड क्वालिटी सर्टिफिकेट, लैब डायमंड्स और इंटरनेशनल और नेशनल खरीदारों के लिए 27 डायमंड ज्वेलरी रिटेल आउटलेट जैसी सुविधाएं भी सूरत डायमंड बोर्ड्स में होंगी। सूरत डायमंड बोर्ड्स की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस सेंटर की ओपनिंग से 1.5 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। मौजूदा समय में सूरत में लाखों लोग डायमंड कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिसका सीधा फायदा भी सूरत के डायमंड कारोबारियों को मिलेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके तहत पूरे कैंपस में 4000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसी के साथ लोगों के प्रवेश और निकासी के स्थान पर भी विशेष सुरक्षा उपकरणों को लगाया गया है। ये जान के आपको हैरानी होगी कि सूरत की डायमंड इंडस्ट्री दुनिया की कितनी बड़ी डायमंड इंडस्ट्री है। आपको बता दें कि दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले 90% हीरो की सूरत में कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है। इसका औसत टर्नओवर करीब 3 लाख करोड़ रुपए का है, जिसके जरिए करीब 15 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।